हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग परावैधुता तथा परावैधुतांक का नाम सुने थे। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ये परावैधुता तथा परावैधुतांक क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि परावैधुता और परावैधुतांक क्या होता है। इसके पहले मैं बता देता हूं कि अगर अब तक आप लोग मेरे यूनिक एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरा डेली का वीडियो आपको मिलता रहे। और ये भौतिकी विज्ञान अध्याय 1 का भाग 4 मेरा वीडियो है, जिसमें हम लोग परावैधुता तथा परावैधुतांक के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं इसी विषय में। देखिए क्या होता है। निर्वात या हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल F तथा किसी माध्यम में रखे, क्या पे किसी माध्यम में, किसी माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल Fm। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। निर्वात या हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F तथा किसी माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल Fm के अनुपात को परावैधुता तथा परावैधुतांक कहते हैं। अर्थात एप्सिलॉन r बराबर F बट्टा Fm होता है। कितना होता है जी? एप्सिलॉन r बराबर F बट्टा Fm होता है। दरअसल बात है कि हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r जाने थे, जिसमें हम लोग एप्सिलॉन r माध्यम जो था, जिसके बारे में हम आपको बताए थे कि अगर हवा या निर्वात हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, कांच के लिए कुछ अलग होता है, मोम के लिए कुछ अलग होता है, पानी के लिए कुछ अलग होता है। उसी प्रकार इसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू आपको बताए थे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना बताए थे? तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ये बात मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब रही बात इसका बीमा। इसका बीमा का जिक्र हम लोग नहीं किए थे, इसका बीमा आज हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि इसका बीमा क्या होता है। किसका बीमा? एप्सिलॉन नॉट का बीमा। एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का बीमा m-1 L-3 t पावर 4 तथा a स्क्वायर होता है। कितना होता है? m-1 L-3 t पावर 4 तथा a स्क्वायर होता है। चलिए, तो ये तो था हम लोगों का परावैधुता तथा परावैधुतांक। अब हम लोग कूलाम से संबंधित भी कुछ बातें जानेंगे और भी कुछ जो बचा हुआ है। आखिर क्या बचा हुआ है? तो कूलाम का सदिशीय स्वरूप, कूलाम का सदिशीय स्वरूप क्या होता है, इसको जान लेते हैं। क्या हेडिंग लिखेंगे हम लोग? कूलाम्स लॉ इन वेक्टोरिकल फॉर्म। हेडिंग्स का नाम होगा कूलाम्स लॉ इन वेक्टोरिकल फॉर्म।
यानी कि आपका होगा सदिश स्वरूप में कूलाम का नियम। सदिश स्वरूप में कूलाम का नियम। चलिए, तो हम लोग अब जानते हैं कि सदिशीय स्वरूप में कूलाम का नियम क्या होता है, कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे मान लीजिए कि एक बिंदु आगे से है जो कि Q1 है, और इससे कुछ दूरी पर एक और बिंदु आगे से है जो आपका Q2 है। और ये कितने दूरी पर है जी? तो ये आपका स्मॉल r दूरी पर है। तो अब हम लोग जब स्मॉल r दूरी पर हैं तो इसके लिए मैं एक बात बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं? कि माना कि Q1 तथा Q2 आवेश स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो इस तरह से लगने वाला कूलाम बल जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका वैल्यू क्या मिला था हम लोग को? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये बात हम लोग भली भांति पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसमें संबंधित यानी कि सदिशीय स्वरूप में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे देखते हैं हम लोग। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, किसके कारण? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो ध्यान रखेंगे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसके लिए भी हम एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका Q1 है और यहाँ पे Q2 है, और अभी हम आपको बोले कि इनके बीच की दूरी जो है वो r है, और साथ में ये भी हम बोले हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यानी कि ये जो Q2 है ये बल आरोपित कर रहा है किधर की तरफ? Q1 पर। तो जब Q1 पे बल आरोपित करेगा तो इधर की तरफ बल लगेगा, यानी कि आपका बल जो लगेगा उसको हम लोग लिखेंगे F12। और F12 जब लिखते हैं तो ये R जो होता है इसको हम जस्ट ऑपोजिट में लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 21। और यहां हम इसके फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं कि कैसे इसके फॉर्मूला को प्राप्त करेंगे, देखिएगा। तो ये आपका हमारा F12 इक्वल वैल्यू क्या मिलेगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और यहां पे हम लोग R21 कैप के बारे में आप लोग 11th में पढ़े होंगे। ये जो होता है एकांक सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, और ये सदिशीय स्वरूप में दिखाने के लिए एक उत्तम सुविधा के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मान में परिवर्तन भी नहीं होगा और ये पूरे सिस्टम को सदिश भी बना देगा। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार एक बात और हम देखते हैं। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, और ये बल कूलाम बल है। तो देखते हैं कि अब आपका Q1 के कारण Q2 पर क्या बल लग रहा है। तो यहाँ पे हम 1 2 लिखे थे और यहाँ फिगर बनाए थे, इसकी जैसे एक और हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, और इनके बीच की दूरी को हम लोग सूचित किए थे r से, और r ये हो जाएगा आपका 1 2 अब। और इसमें बल 1 के कारण बल लग रहा है किस पर? 2 पर। जब 1 के कारण 2 पे बल लग रहा है तो बल आपका इधर की तरफ होगा, और ये बल कितना होगा जी? तो ये आपका 1 2 था, तो ये बल कितना हो जाएगा? 2 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपका इधर से लग रहा है। तो इसको हम लोग 2 1 के द्वारा दिखा देते हैं। अब इसका फॉर्मूला कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला इसके जैसा हम व्यक्त कर लेंगे, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा F21 बराबर कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे आप लोग 2 1 कैप लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे आर 1 2 कैप, और ये इस तरह से दूसरे के लिए आपका दूसरा समीकरण मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होता है जी? तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं जो कुछ भी हमें मिलने वाला है इसे समीकरण से मिलेगा। देखेंगे तो आर कैप 2 1 इक्वल है आर 1 2 कैप। अभी हम आपको पहले बताए थे कि एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का मतलब होता है एक, और एकांक सदिश का जब मतलब एक होता है इसका मतलब ये बराबर है, इसका भी मतलब एक और इसका भी मतलब एक, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनमें लगने वाला जो बल होता है वो भी बराबर होता है। तो कितना बल होगा जी? तो यहाँ बल आपको मिलने वाला है कितना जी 1 2, और यहाँ कितना मिला बल आपको? यहाँ पे बल मिला आपका 2 1, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 2 1 बल मिला, और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये सब सदिशीय स्वरूप है, बल आपका सदिशीय स्वरूप है, तो हम इस इक्वेशन में हमेशा वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, सदिशीय स्वरूप का इस्तेमाल कर लेंगे। अब रही बात कि यहाँ ध्यान रखेंगे, इस फिगर से ध्यान रखेंगे कि इस फिगर में आपका बल लग रहा है इस साइड की तरफ, और इस फिगर में बल लग रहा है इस साइड की तरफ। बराबर तो है, इनका परिमाण बराबर है, परंतु दिशा ठीक विपरीत है। जब दिशा ठीक विपरीत है तो इसके सदिशीय स्वरूप में दिखाने के लिए हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये माइनस चिन्ह दिखाता है ये दोनों परिमाण में बराबर है, परंतु दिशा ठीक क्या है जी विपरीत है। तो यहां से हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, क्या निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, तो देखिए क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अतः दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल सदिश रूप से न्यूटन के तीसरे गति के नियम का पालन करता है। अर्थात हम लोग यहाँ क्या जाने जी, इससे हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह सदिशीय रूप से किसके नियम का पालन करता है जी? तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम का पालन करता है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उसी नियम का ये पालन करता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, आइए देखते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जब भी मैं मिटाने वाला काम करूं उसके पहले आप स्क्रीनशॉट कर लिया करेंगे, जिससे आपको पढ़ने लिखने में आसानी होगी। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एकांक आवेश के बारे में। कौन सा आवेश? एकांक आवेश। और एकांक आवेश को क्या बोला जा सकता है जी? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज यानी कि हम लोग एकांक आवेश के बारे में जानेंगे।
चलिए इसके बारे में भी हम एक अंक जानते हैं और इसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, यदि दो समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों, फिर से सुन लीजिएगा, दो समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हो और उन दोनों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगता हो, तो उन दोनों आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं या एक कूलाम आवेश कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ क्या था उसको हम एक फिगर से आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि एक आवेश है जिसको हम लोग Q1 कह लेते हैं और यहाँ एक आवेश है जिसे Q2 कह लेते हैं और इनके बीच की जो दूरी है R, इसको R बोल देते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये कौन कितना है। फिर से एक बार, दो समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश, तो यहाँ ध्यान रखेंगे Q1 बराबर में भी अगर हम 1 मान ले, Q2 बराबर में भी 1 मान ले, R बराबर में भी 1 मान ले, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल के बारे में हम क्या बोले थे जी कि बल कितना लगेगा, तो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एकांक आवेश बोलेंगे या एक कूलाम आवेश बोलेंगे, एक कूलाम आवेश बोलेंगे। तो आखिर इनके बीच ये 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कहां से आ गया, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। अभी इसको सवाल से ही हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। यहां ध्यान रखेंगे कि हम लोग फिर 9 × 10⁹ न्यूटन कैसे आ रहा है। देखिए, अगर Q1 बराबर में 1, Q2 बराबर में 1, R बराबर में 1 हो गया, तो ध्यान रखेंगे कि F बराबर में आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 R स्क्वायर। देखिएगा, तो A बराबर, और इस टोटल का वैल्यू हम लोग कितना पढ़े हैं, 9 × 10⁹ और इनटू Q1 का वैल्यू कितना है 1, इनटू Q2 का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो A बराबर में 9 × 10⁹ और ये टोटल वैल्यू मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इतना ही मिलेगा, यानी कि इतना ही न्यूटन को मिल जाएगा। तो ये था हम लोगों का एकांक आवेश के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान के बीच तुलना। क्या टॉपिक है जी, विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान के बीच तुलना। विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान के बीच तुलना। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। हम लोग विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान के बीच तुलना को जानेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने पेज को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और एक तरफ में लिखेंगे विद्युत आवेश और दूसरी तरफ में लिखेंगे द्रव्यमान, यानी कि इसको हो जाएगा, इसको बोलेंगे मास
और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसको नंबर वाइज लिखने का प्रयास करेंगे कि नंबर वाइज क्या होगा। ध्यान रखेंगे, एक एक करके हम इसको जान लेते हैं। विद्युत आवेश पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों होता है। विद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, परंतु द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। विद्युत आवेश हमेशा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। अब हम लोग दूसरा जानते हैं। विद्युत आवेश दूसरे नंबर में, विद्युत आवेश आकर्षण तथा विकर्षण की क्रिया करता है। विद्युत आवेश कौन सी क्रिया करता है जी? आकर्षण की भी क्रिया करता है और विकर्षण की भी क्रिया करता है। द्रव्यमान केवल आकर्षण की क्रिया करता है, विकर्षण की क्रिया नहीं करता है। जब तक है तीसरा हम लोग। तीसरा, विद्युत आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कौन सी राशि है जी? व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जबकि आपका ये द्रव्यमान क्या है जी? मूल भौतिक राशि है। कौन सी राशि? मूल भौतिक राशि है। इसको आप लोग पढ़े होंगे, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि जो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र होता है, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशि किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी कि मूल पर निर्भर रहता है, तो उसको हम लोग व्युत्पन्न बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन क्या चीज है। चलिए इसको 4 नंबर, ये भी आपका विद्युत आवेश जो होता है यह अदिश राशि होता है। कैसा राशि जी? अदिश राशि होता है। और द्रव्यमान भी आपका कैसा राशि है? अदिश राशि, यानी कि ये भी अदिश राशि है। दोनों का दोनों क्या है जी? अदिश है। 5 नंबर के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान के बिना, ध्यान रखेंगे इस बात को, द्रव्यमान के बिना विद्युत आवेश संभव नहीं है। विद्युत आवेश संभव नहीं है, यानी कि जब तक द्रव्यमान नहीं होगा तब तक विद्युत आवेश नहीं हो सकता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, यानी कि अगर विद्युत आवेश नहीं रहे तब भी आपका द्रव्यमान क्या है जी? संभव है। यानी कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, तो ये संभव होता है। और भी इससे संबंधित बातें हैं। क्या होता है? ध्यान रखें, ये क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है, जबकि द्रव्यमान जो है आपका क्वांटीकृत नहीं होता है। हम आपको पहले भी बताए थे क्वांटीकृत और क्वांटीकृत नहीं के बारे में। क्वांटीकृत का मतलब उसे दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और क्वांटीकृत नहीं होने का मतलब है कि यहाँ इसे दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ अपनी भूमिका को निभाते हैं। विद्युत आवेश जो होता है वह
स्थिर विद्युत के लिए लागू होता है। स्थिर विद्युत या यह भूमिका जो निभाता है स्थिर वैद्युत की। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर है जी? स्थिर वैद्युत की उसमें ये अपनी भूमिका निभाता है। जबकि आपका द्रव्यमान जो है वह गुरुत्व में भूमिका निभाता है। किसमें? गुरुत्व में भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है जी? गुरुत्व में भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग विद्युत आवेश द्रव्यमान के बीच जानेंगे सभी बातें, और इसके आगे जो भी बातें हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।